नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा पर जो झूठ फैलाने की कोशिश की थी, उसकी अब पोल खुल गई है और वो पोल किसी और ने नहीं, सत्यपाल मलिक ने ही खोल दी है। सत्यपाल मलिक ने पुलवामा के साथ साथ ये भी इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मुझे 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर हुआ था 2 फाइलें साइन करने के लिए, और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि संघ के एक बड़े नेता ने मुझे प्रेशर बनाने के लिए कहा था और ये कहा था कि ये फाइल है, इनको पास कर देना। ये इंटरव्यू उनका कुछ महीने पहले का है, लेकिन जब ये चर्चा हुई और ये पब्लिक डोमेन में इंटरव्यू आया तो आपको बता दूं, संघ के वो बड़े अधिकारी कौन थे? वो थे जम्मू कश्मीर के संघ की तरफ से जो नियुक्त किए हुए अधिकारी थे, उनको प्रभारी बनाया गया था, यानी संघ की तरफ से वो वहां काम देख रहे थे। वो थे राम माधव। ये आरएसएस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, और इसलिए जब उनको लगा कि उन पर सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है और उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 150 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर उनके माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हुआ जो वहां बीमा की कंपनी का काम देना चाहता था सरकार को, वो था रिलायंस। इसका मतलब ये हुआ कि आरएसएस के राम माधव रिलायंस के लिए कोशिश में थे कि किसी तरह जो जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनका जो बीमा है वो रिलायंस की कंपनी को मिल जाए, और इसके लिए राम माधव कोशिश कर रहे थे। राम माधव को जब ये चीजें पता चली तो उन्होंने इस मुद्दे पर पूर्व राज्यपाल जी को यह कह दिया कि या तो वो इस मामले में क्षमा मांगे, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मानहानि का केस करूंगा। जैसे ही यह घोषणा हुई, उसके बाद हमने देखा कि पूरी एक टूल किट एक्टिव हुई, और पूरी एक टूल किट एक्टिव हुई तो कुछ इंटरव्यूज आनन फानन में सत्यपाल मलिक के आए, एक के बाद एक। द वायर में करण थापर ने लिया, फिर उसको कई चैनलों ने दिखाया, फिर रवीश कुमार भी पहुंच गए, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो मुद्दा 2019 का है उसको आज क्यों उठाया जा रहा है। तो उसके पीछे एक चीज समझ में आ गई कि इनको असल में 2024 के लिए एक तो कोई मुद्दा मोदी के विरुद्ध नहीं मिल रहा है, तो एक मुद्दा ये बनाना चाहता है विपक्ष। दूसरा, कहीं ना कहीं इनको ये लग गया कि मानहानि का केस दर्ज होगा। राम माधव ने जो केस किया है या कानूनी नोटिस देने की बात की है, अगर अब इसमें ये सुनवाई के लिए जाएंगे तो निश्चित जानिए कि उसमें कोई इनके पास प्रूफ नहीं है और रिश्वत का कोई ऑफर हुआ नहीं है। ये केवल इनके दिमागी उपज का एक नमूना था कि ये आरएसएस को बदनाम करना चाहते थे, भाजपा को बदनाम करना चाहते थे, और मोदी जी को ये कहकर इन्होंने इंटरव्यू में जोड़ा था कि मोदी जी को तो भ्रष्टाचार से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब जो नैरेटिव चलाने की बात थी, उसकी पोल खुली, और उस पोल खुलने का काम और किसी ने नहीं, खुद सत्यपाल मलिक ने किया। जब इनसे इंटरव्यू किया गया, वो इंटरव्यू करण थापर ने 4 बार पूछा, क्या आपको किसी ने 150 करोड़ की रिश्वत ऑफर की? तो करण थापर के इस सवाल पर इन्होंने कह दिया, नहीं, मुझे कोई डायरेक्ट तो नहीं आया मिलने। इनको पूछा, क्या राम माधव ने आपको फाइल साइन करने के लिए प्रेशराइज किया? नहीं, वो मुझसे पूछने तो आए थे सुबह, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं। अब इसमें ये जो सफाई दे रहे हैं, ये इसका मतलब ये बताना चाह रहे थे राम माधव जी को कि मैंने जो आपके बारे में कहा, वो कह रहे मैंने गलती कर दी। यानी ये एक किसी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिए हुए को एक बार आप संघ को बदनाम कर दो, मोदी सरकार को बदनाम कर दो, और उसके बाद किसी दूसरे इंटरव्यू में सफाई दे दो। तो एक नैरेटिव इसमें भी है कि ऐसा कहीं सेट हो जाए कि देखिए भाई, सत्यपाल मलिक जी को डरा दिया गया, और डरने के बाद उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया। आप ये देखिए कि इस सारे बयान के पीछे की आप क्रोनोलॉजी अगर समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो देश का विपक्ष है, और इसमें द वायर की अगर मैं बात करूं, द प्रिंट की बात करूं, ये वो चैनल हैं, सब लोग, ये वो समाचार वेबसाइट हैं जो जोर सोरस पीछे से फंडिंग करते हैं। और ये सारा एक टूल किट है कि एक मुद्दा कहीं मोदी विरोध में मिल जाए, कोई आरएसएस के विरोध का कोई मुद्दा मिल जाए, कोई हिंदुत्व के विरोध का कोई मुद्दा मिल जाए, सारे एकदम टूट पड़ते हैं और इकोसिस्टम पूरा एक्टिव हो जाता है, और ये विपक्ष जाकर के उनके साथ खड़ा हो गया। बिना ये जाने, बिना ये समझे लोगों को सड़कों पे उतार दिया गया
कि ये तो आपके विरोध में है, जबकि झूठ था। लेकिन झूठ को ही बढ़ावा दिया गया और ये पूरी टूल किट एक्टिव हुई और पूरे देश का माहौल इन्होंने बदल दिया। करोड़ों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई। लेकिन इस टूल किट वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। इनका एक मकसद था मोदी सरकार को बदनाम करना, देश को बदनाम करना। उसके बाद कृषि बिल आता है। कृषि बिल में हमने देखा किसानों को झूठ बताया गया कि आपकी जमीनें उद्योगपति कब्जा लेंगे, जबकि 3 कृषि बिल में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। किसानों को अनाज बेचने का मंडी के अलावा और ऑप्शन मिलना था और खुला बाजार मिलना था, लेकिन यह बात नहीं बताई गई। कम पढ़े लिखे किसान इस बात को ये समझ नहीं पाए। उनको लगा ये पढ़े लिखे लोग जो कह रहे हैं शायद ठीक ही होगा, और पढ़े लिखों के झांसे में किसान आ गया और किसान कृषि बिल के विरोध में उतर गया। ये सारा विपक्ष इकोसिस्टम एक्टिव हुआ और इन्होंने जो माहौल बनाया देश में, ये लगने लगा कि भैया ये इतने बड़े बड़े अखबार हैं, इतने बड़े बड़े चैनल हैं, इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, और यदि ये कह रहे हैं कि 3 कृषि बिल तो काले कानून हैं, संसद में कांग्रेस खड़े होकर कह रही है, वामपंथी नेता खड़े होकर कह रहे हैं, पूरा विपक्ष, तो लोगों को लगने लगा किसानों को शायद गलत ही होगा। भाई वो एक कहावत है कि एक झूठ को यदि 100 बार बोला जाए तो लगने लगता है कि शायद यही सच है। और इसलिए आप देखें कि सीए का विरोध हुआ, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो है अभी बीबीसी का मुद्दा हुआ। एक रिपोर्ट आती है, एक विदेशी चैनल बीबीसी 2002 के गुजरात दंगों पर वो बात करता है। सोचिए 21 साल पुराने किस्से को, ये पूरी टूल किट एक्टिव हो जाती है। अरे भाई 21 साल पुराना, सुप्रीम कोर्ट तक में क्लीन चिट मिल जाना, उसके बाद आप उस मुद्दे को ला रहे हो। क्यों? टेस्ट किया जा रहा है कि क्या अभी भी हमारी टूल किट में झांसे में लोग आते हैं, तो आए। पूरा विपक्ष खड़ा हो गया, संसद में हल्ला कर दिया, इस पर बैन क्यों किया, इसको चलने देते। मतलब विपक्ष ये चाहता है कि देश में अराजकता का माहौल पैदा रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो ये सारा विपक्ष हल्ला करने लगा। और अब ये सत्यपाल मलिक को आगे लाए। सत्यपाल मलिक ने क्या बोला पुलवामा पर, बिना सोचे समझे कई सारी खाप, पंचायत, जाति, बिरादरी एंगल सारा घुसा दिया और वो सब निकल पड़े, क्योंकि सत्यपाल मलिक तो इसको जाति पे ले आए। मैं तो साहब जाट कम्युनिटी से हूं, मैंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, मेरे साथ बहुत किसान है, मुद्दा बनाने के लिए। और दिल्ली में आकर के वहां मीटिंग कर दी एक बड़ी। उस मीटिंग का भी आप देखिए कैसी पोल खुली है कि उस मीटिंग को पार्क में किया जा रहा था। वहां आज ईद के दिन पे कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कार्यक्रम करेंगे, संवेदनशील दिन है, और दिल्ली में कोई भी कार्यक्रम करे, किसी भी राज्य में करे, तो पुलिस प्रशासन की अनुमति लेनी होती है। लेकिन बिना अनुमति के किसी पार्क में आप बड़ी गैदरिंग बुलाएंगे तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी। और इसको लेकर जब दिल्ली पुलिस पहुंची, सत्यपाल मलिक को ये समझाया कि साहब ये कार्यक्रम जो है बगैर अनुमति के हम पार्क में नहीं होने देंगे। तो कुछ जो किसान नेता वहां आए थे अपनी राजनीति चमकाने, उनको पुलिस थाने ले गई। सत्यपाल मलिक जी अपनी गाड़ी में अपने आप गए, किसी ने नहीं बुलाया। लेकिन खबर क्या चलाई गई? खबर चलाई गई सत्यपाल मलिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इकोसिस्टम कैसे चुप बैठ सकता था इस मुद्दे पर? तत्काल आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इस मामले में कूदे, जिनको कुछ नहीं पता, और कूद करके वो बोलते हैं 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनकी पोल खुल रही है कि भैया गिरफ्तार नहीं किया किसी ने, वो जो है खुद चल कर गए, खुद थाने गए अपनी गाड़ी में बैठकर, और पुलिस ने उनको बुलाया भी नहीं था। जो लोग वहां कार्यक्रम कर रहे थे, बस केवल कार्यक्रम बिना अनुमति के था, उनको बहसबाजी कर रहे थे, इसलिए थाने ले गए थे। बाद में उनको भी सबको छोड़ दिया गया। पुलिस की मंशा किसी को गिरफ्तार करने की नहीं थी। इसी तरह आप देखिए सीबीआई का नोटिस जाता है, और वो नोटिस क्यों गया? क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने खुद ये आरोप लगाए कि मुझे 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर हुआ, 2 लोगों ने फाइल साइन करने के लिए मुझे कहा, और 150 करोड़ का ऑफर हुआ। तो भाई आप किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि कोई आपको रिश्वत देने का ऑफर कर रहा है, और आप सच्चे हैं, तब उसमें ईडी या सीबीआई जांच करेगी, तभी तो पता लगेगा। तो ईडी बाद में आएगी, पहले सीबीआई आती है, और सीबीआई आपसे सबूत मांगेगी कि भैया क्या सबूत है, कौन सी तारीख थी, कौन सा समय था, उसके सीसीटीवी फुटेज होंगे,
कुछ बातचीत होगी, फोन आया होगा और ये सारे सबूत इकट्ठे करेंगे तो ये सीबीआई को जो जांच का आदेश दिया है ये सत्यपाल मलिक जी के विरोध में नहीं है। किसके विरुद्ध है? आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता राम माधव जी के विरुद्ध है। ये समझने की बात है। राम माधव जी आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता हैं और आज भी संघ के बड़े कार्यकर्ता हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो 150 करोड़ की रिश्वत दे रहे थे किसी की एवज में, किसी की फाइल साइन कराने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे सत्यपाल मलिक जी को। हालांकि सत्यपाल मलिक जी अब इस अपनी बात से पलट चुके और इसलिए सीबीआई को बाकायदा मोदी सरकार ने ही कहा है कि भाई इस मामले में अगर आरएसएस का भी कोई बड़ा सा बड़ा नेता है, कार्यकर्ता है, तो उसकी भी जांच करो। और इसलिए वो जांच करना चाहती है तो सत्यपाल मलिक से ही बयान लिए जाएंगे, उनसे ही पूछा जाएगा कौन से दिन किस टाइम आए थे, कौन था व्यक्ति जो आपको रिश्वत दे रहा था। और इसलिए पूछताछ के लिए सीबीआई ने उनसे टाइम मांगा है। उनको अपने ऑफिस भी नहीं बुलाया, उनसे कहा है कि हम आपके घर ही आ जाएंगे, आप परेशान ना होइए, लेकिन हमें वो जानकारी दीजिए कौन रिश्वत देना चाहता था, क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म है। तो वो जुर्म की तह तक जाना चाहती है सीबीआई। लेकिन कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया? जैसे ही सीबीआई के संबंध की पूछताछ की बातचीत सामने आई, भाई नोटिस तो नोटिस है ना, उसको आप हिंदी में उर्दू में संबंध कह दीजिए कि भाई हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। तो तुरंत तत्काल कांग्रेस ने किया, देखिए मोदी जी से आखिर रहा नहीं गया, सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा पर खुलासा किया, उनको सीबीआई से नोटिस आ गया। अब आप देखिए पुलवामा से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी, आप कोई भी नैरेटिव चलाएंगे आज नहीं चल पाएगा। कौन इसके पीछे है, किसको ये लाभ पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं, ये सारा आज लोग समझते हैं। तो सत्यपाल मलिक जी एक मुद्दे से तो पलट चुके हैं। पुलवामा में आपको बता दूं कि अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो पुलवामा में भी ये सत्यपाल मलिक जी फंसेंगे, क्योंकि इस मामले की पूरी जांच एनआईए ने की है और एनआईए किसी के दबाव में काम नहीं करती है, बाकायदा कोर्ट तक मामला गया है, प्रूफ इकट्ठे हुए हैं। अगर केंद्र सरकार या गृह मंत्री अमित शाह अपनी पे आ जाएं कि भाई जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं, ये जो टूल किट चल रही है, इसको मुझे एक्सपोज करना है, सारा खोल देंगे वो, उनके पास सारी जानकारी है। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया इस मामले पर ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन उन्होंने इतना कहा कि क्या इनकी अंतरात्मा, जो ये कह रहे मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मैं बताऊं, ये अंतरात्मा जब क्यों नहीं जागी जब ये राज्यपाल थे, जिस दौरान में ये खुद राज्यपाल थे, वो जो टाइमिंग था इनका 23 अगस्त 2018 से लेके 30 अक्टूबर 2019 तक सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे और 2019 से इनकी अंतरात्मा जागी ही नहीं, जबकि खुद भी ये मान चुके हैं मेरी भी गलती है, क्योंकि रोड क्लियरेंस और बाकी लोकल मुद्दे वो वहां राज्यपाल के थे। लेकिन इस पर कोई चर्चा देश में नहीं होगी और केवल चर्चा ये होगी कि पुलवामा अटैक वो मोदी ने कराया। तो सरकार कैसे चुप बैठ सकती है? इस मुद्दे की भी जांच जरूरी है। एनआईए अब इस मामले में हो सकता है पूछताछ करे और करनी भी चाहिए। देश को सच जानने का अधिकार है, ये सच सबके सामने आना चाहिए कि जो सत्यपाल मलिक आरोप लगा रहे हैं क्या वो सच है, या सत्यपाल मलिक की जिस तरह से यू टर्न सत्यपाल मलिक ने लिया है 300 करोड़ की रिश्वत के मामले में, ऐसे ही कहीं किसी टूल किट का हिस्सा है सत्यपाल मलिक। दोनों चीजों का खुलासा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज झूठ हो या सच बड़ी तेजी से फैलता है, झूठ बहुत तेजी से फैलता है और इसलिए सच जानने का अधिकार लोगों को है। देखना होगा अब इस मामले में एनआईए कब जांच शुरू करती है।